बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी। और आप ये कह रहे होंगे कि मोस्टली जो है ना, मैं टैक्स देने की बातें करता हूं कि टैक्स लगाओ, टैक्स दो, प्रॉपर टैक्स दो, एज पर लॉ टैक्स दो, तो कभी कोई फ़ायदे की बात नहीं की। तो मैंने सोचा कि आज आपके फ़ायदे की बात कर देते हैं कि एफबीआर में रिफ़ंड भी मिल जाते होते हैं। इनकम टैक्स में भी रिफंड मिल जाता है जो आपने कभी टैक्स दिया है, एक्स्ट्रा टैक्स चला गया है आपका। और सेल्स टैक्स में तो रेगुलर रिफंड मिलते हैं। तो रिफंड क्या होता है? रिफंड ये होता है कि आपका कोई एक्स्ट्रा पैसे गवर्नमेंट के पास चले गए, तो अब वो जो है आपको वापस मिल जाएंगे। तो वो बड़ी खुशी की बात होती है कि गवर्नमेंट से पैसे आपको वापस आना। तो रिफंड जो होता है, बेसिकली हम कर रहे हैं अभी सेल्स टैक्स की बात। सेल्स टैक्स एक्ट 99 में ये है कि आप जो भी परचेजेस पे टैक्स पे करते हैं उसको हम इनपुट टैक्स कहते हैं। ये चीज़ें मैंने आपको बड़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन की हुई हैं। और जो आप सप्लाई पे टैक्स करते हैं वो होता है आउटपुट टैक्स। तो अगर आपका इनपुट टैक्स जो है वो एक्सीड कर जाए आउटपुट टैक्स से, जैसे कि ये मैंने आपके सामने स्लाइड रखी है जिसमें आपका इनपुट टैक्स 1000 रुपीज़ है, लेकिन आउटपुट टैक्स जो है वो 200 रुपीज़ है। इसका मतलब है कि आपको ने एक्स्ट्रा गवर्नमेंट को पे कर दिया 800 रुपीज़। तो आपका अब क्या होगा कि 800 रुपीज़ आपको रिफंड मिलेगा। अब ये किस सूरत में होता है? ये सिचुएशन ऐसी होती है कि एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि आपने कपड़ा ख़रीदा, उसकी स्टिचिंग करवाई, स्टिचिंग करवाने के बाद आपने उसको एक्सपोर्ट कर दिया। अब जो पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान है उससे तो आप कंज्यूमर टैक्स ले सकते हैं, वैल्यू एडेड या जिसको हम सेल्स टैक्स कहते हैं, वो आप उससे ले सकते हैं। लेकिन जो फॉरेनर है उससे तो आप ये टैक्स नहीं ले सकेंगे ना। तो अब क्या सिचुएशन होगी कि आपने जब उसको परचेज किया तो आपने उस पर टैक्स जो पे किया था वो 1000 रुपीज़ था। अब आपने थोड़ी सी अपनी कोई 20% तक या उससे भी कम आपने लोकल बेची। जो लोकल बेची उस पर आपका आउटपुट टैक्स आ गया। जो आपने एक्सपोर्ट की उसमें आपने टैक्स तो दे दिया है। बेसिकली ये टैक्स जो है ये कंज्यूमर बेस्ड टैक्स है। जो सेल्स टैक्स है ये बिजनेसमैन ने अपने पल्ले से नहीं देना होता। बिजनेसमैन इसको बिल्कुल पैसे पल्ले से 1 रुपया भी नहीं देता। जितना वो पीछे दे के आता है उतना आगे से कलेक्ट कर लेता है। लेकिन जब चीज़ आ जाए ऐसी कि उसने एक्सपोर्ट करनी है या ऐसी सिचुएशन है कि उसने वो डिप्लोमेट्स को देना है, या ऐसी लोकल ज़ीरो रेटेड सप्लाईज देनी है, तो फिर उसमें उसका क्रिएट हो जाएगा रिफ़ंड। तो ये रिफ़ंड जो है वो फिर रजिस्टर्ड पर्सन को मिल जाएगा। अब ये रिफ़ंड रजिस्टर्ड पर्सन को देने के लिए ये कोई ऐसे रूटीन की चीज़ या ऐसे नहीं है कि आप आएँ और ले जाएं। इसके लिए बाकायदा लॉ है, एक कानून है जिस कानून के तहत आपको ये रिफ़ंड मिलता है। फिर एफबीआर का बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है जिस सिस्टम के तहत ये रिफ़ंड प्रोसेस होता है और आपके अकाउंट में चला जाता है। तो इसकी हम बात करेंगे, वही मैंने जैसे आपको बात की कि इसका एक लीगल प्रोविजंस हैं, वो लीगल प्रोविजंस पे हम बात करेंगे। ऑटोमेटेड सिस्टम है इसका जिसमें ऑटो सारा रिफंड प्रोसेस होता है और वो आपको मिलता है। फिर इसकी चेक फॉर द स्क्रूटनी एंड ऑडिट, तो वो फिर उसका चेक भी होता है कि क्या ये रिफंड आपको ठीक मिला है या इसमें कोई प्रॉब्लम्स हैं। तो सबसे पहले हम लीगल प्रोविजंस की बात करते हैं कि किस तरह से रिफंड मिलता है, क्यों रिफंड दिया जाता है। तो इसमें सबसे पहले तो सेक्शन 10 है। ये मैंने सेल्स टैक्स एक्ट जब आपको पढ़ाया था तो उसमें भी सेक्शन 10 बड़ी तफसील से बताया था कि अगर आपका इनपुट कर गया एक्सीड आउटपुट से तो वो आपने अप्लाई करना है, और जब आप अप्लाई करेंगे विद इन 45 डेज कमिश्नर बाउंड है कि आपको रिफंड दे। दूसरी सिचुएशन है सेक्शन 8B ऑफ द सेल्स टैक्स एक्ट। ये भी हमने पढ़ा था 8B कि 8B में ये होता है आपने अपना आउटपुट टैक्स 90% तक आपने अपना इनपुट टैक्स एडजस्ट कर सकते हैं, आउटपुट का 90% तक। अब जो 10% है वो कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें वैल्यू एडिशन बहुत कम है, तो उसका वो इंक्रीज़ होता जाता है, जो कैरी फॉरवर्ड बनता जाता है। तो इसका लॉ ये है कि जब आपका साल एंड होगा, उस साल के एंड होने के अगले महीने, यानी कि आपका 30 जून को ख़त्म हुआ
जुलाई छोड़ के अगस्त में आप उसका रिफ़ंड क्लेम करेंगे तो आपको वो मिल जाएगा। सेक्शन 66 है ऐसा रिफ़ंड कि जो आपका इस सिचुएशन में हो गया हो, कोई आपका मिस हो गया है, आपने इनवॉइस क्लेम करनी थी वो क्लेम नहीं कर सके, आपने टैक्स पे किया था, तो वो उसका जो है रिफ़ंड आपको मिलता है। तो इसी तरह सेक्शन 67 का भी रिफ़ंड है। और सेल्स टैक्स रूल जो है 2006 उसमें नोटिफाई किया गया SRO 5551/2006 जो कि रिफ़ंड के रिलेटेड सारे रूल्स बनाता है चैप्टर 5 के। इसी तरह चैप्टर 5A है सेल्स टैक्स रूल 2006 जो है वो भी नोटिफाई किया गया SRO 9/18 और 2019 का, जो कि डेटेड 7 अगस्त 2019 को। ये भी रिफ़ंड के रूल्स इसमें सारे बताए गए हैं, तो किस तरह से रिफ़ंड देना है। और चैप्टर 5B भी है सेल्स टैक्स रूल्स 2006 का। ये सारी प्रोविज़न है कि जिसमें रिफ़ंड का तरीक़ेकार बताया गया है, रिफ़ंड कैसे लेना है, रिफ़ंड के लिए क्या क्या चीज़ें आपको प्रोसेस करनी है, रिटर्न कैसे फाइल करनी है, ये सारी चीज़ें इसमें लीगल प्रोविज़न में बताई गई हैं। अब आते हैं सेक्शन 10 की तरफ। तो सेक्शन 10 में जैसे कि मैंने आपको बताया कि इफ़ द इनपुट टैक्स पेड बाई अ रजिस्टर्ड पर्सन ऑन द टैक्सेबल परचेजेज मेड ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड एक्सीड द आउटपुट टैक्स ऑन अकाउंट ऑफ जीरो रेटेड। जीरो रेटेड कौन सी होती है कि जो आप बाहर किसी को सप्लाई करते हैं तो जाहिर है आप उस पर 18% टैक्स नहीं लगा सकते, आप उस पर टैक्स एट द रेट ऑफ 0% लगाएंगे। तो वो आपकी 0% लोकल सप्लाई हो सकती है या आर एक्सपोर्ट, जो कि मैंने बताया एक्सपोर्ट करेंगे। मेड ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड the excess amount of input tax shall be refunded to the registered person not later than 45 days। ये बात जैसे कि मैंने आपको बताई कि जब आपका इनपुट एक्सीड कर जाएगा आउटपुट से तो वो आपको उसका रिफंड मिलेगा नॉट लेटर देन 45 डेज के अंदर अंदर आपको मिल जाएगा। और फाइलिंग ऑफ रिफंड क्लेम इन सच मैनर एंड सब्जेक्ट एंड सच कंडीशन एज द बोर्ड में बाई अ नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट स्पेसिफाई, कि जैसे बोर्ड ने स्पेसिफाई किया होगा कि आपने ये रिफ़ंड अप्लाई करना है। तो उसका एक अप्लाई का तरीक़ेकार है। आप में कुछ लोग ये देख के शायद हैरान हो रहे हों कि ये जो आप कह रहे हैं 45 डेज़ में रिफ़ंड ये एक मिलता तो है नहीं FBR में, लेकिन ये एक मिथ है कि मिलता नहीं है। आप हैरान होंगे कि जब मैंने भी उस फास्टर सिस्टम के बारे में सुना तो मैं खुद हैरान हुआ था कि जो अब फास्ट ऑटोमेशन पे जो फास्टर सिस्टम है, स्पेशली 50 रेटेड जो हमारी कमोडिटी है जिसमें टेक्सटाइल, लेदर, सर्जिकल आइटम्स, कारपेट और ये चीज़ें शामिल हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा हमारी एक्सपोर्ट्स होती हैं, तो उसमें फास्टर सिस्टम जो है विदिन 72 आवर्स जब आप अपना एनेक्चर H फाइल कर देते हैं, रिटर्न फाइल कर देते हैं, तो सिस्टम प्रोसेस करके विदिन 72 आवर जितना वैलिड रिफंड होता है वो आपके अकाउंट में आ जाता है। कैसी हैरानगी की बात है कि ऐसे कहाँ कहीं इतने जल्दी पैसे नहीं आते होंगे। इतने तो अपने रिलेटिव्स के पास से लिए हुए नहीं आते जितने FBR आपको जल्दी वापस कर देता है। और उससे अगली हैरानगी की बात यह है कि वो प्रोसेस रिपीट करता है अगले नेक्स्ट वीक में 8 दफ़ा, कि वो 8 दफ़ा प्रोसेस रिपीट करेगा और जितना वो आपका वैलिड होता जाएगा वो वैलिड रिफंड आपको मिलता जाएगा। और उसके बाद जो है बाकी फिर स्टार सिस्टम है एक, उस सिस्टम में चला जाएगा जिसकी स्क्रूटनी होगी और फिर वो रिफंड आपको मिलेगा। तो ये जो सोच रहे हैं कि 45 डेज़ में कहाँ मिलता है, वो भाई 72 आवर्स में मिल जाता है। तो इसके लिए प्रोवाइजो भी दी गई है, प्रोवाइडेड दैट इन केस एक्सेस इनपुट टैक्स अगेंस्ट सप्लाईज अदर दैन जीरो रेटेड आर एक्सपोर्ट such excess input tax may be carry forward to the extent the tax period along with the input tax is not adjustable in term of subsection 1 of section 8B। जो मैंने 8B की आपको बात बताई कि आपका अगर वो बढ़ता जा रहा है इनपुट, वो इसके ज़ीरो रेटेड या एक्सपोर्ट के अगेंस्ट नहीं है और बढ़ रहा है, तो वो 8B का जो 90% एडजस्टमेंट करनी है तो उसको आप ये करेंगे कि वो आपका कैरी फॉरवर्ड होता जाएगा। एंड सच बी ट्रीटेड इनपुट टैक्स फॉर द पीरियड एंड द बोर्ड में सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शन एज में इम्पोज बाई अ नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट प्रिस्क्राइब द प्रोसीजर फॉर द रिफंड ऑफ सच एक्सेस इनपुट टैक्स। तो ये एक्सेस इनपुट टैक्स जो होगा वो आपको उसका रिफंड मिल जाएगा, वो जैसे कि मैंने बताया कि अगस्त के महीने में जाके मिलेगा रिफंड।
अब ये है कि रिफ़ंड क्लेमट कौन कौन हो सकते हैं, किन को रिफ़ंड मिलता है, ये इसमें आता है मैन्युफैक्चरर कम एक्सपोर्टर एंड कमर्शियल एक्सपोर्टर। मैन्युफैक्चरर कम एक्सपोर्टर ऐसे लोग जिन्होंने कुछ चीज़ें नई बनाई, मैन्युफैक्चर की और उनको एक्सपोर्ट कर दिया, या फिर कमर्शियल एक्सपोर्टर ऐसे हैं जिन्होंने सेम स्टेटेड गुड्स ली, बनी बनाई किसी से ली और एक्सपोर्ट कर दी। मैन्युफैक्चर ऑफ डोमेस्टिक ज़ीरो रेटेड सप्लाईज़, बाज़ों का डोमेस्टिक ज़ीरो रेटेड सप्लाईज़ भी ऐसी बनाई जाती हैं कि वो ज़ीरो रेटेड दे के आगे अगले बंदे ने एक्सपोर्ट करना है, उसको भी रिफ़ंड मिलता है। रजिस्टर्ड पर्सन क्लेमिंग रिफ़ंड अंडर सेक्शन सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 8 भी, जो 90% वाला आउटपुट का इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट होना है, उसकी बात हो रही है। एक्सपोर्टर्स हुज लोकल सप्लाईज आर एग्जाम्प्ट, और वो एक्सपोर्टर जिनकी लोकल सप्लाईज एग्जाम्प्ट हैं। एंड क्लेमट अंडर सेक्शन 66 का, जो मैंने आपको बताया था कि अगर आपका लेट हो गया है रिफ़ंड तो उसमें आपने कोई इनपुट टैक्स क्लेम नहीं किया तो उसका आप जाके 66 में रिफ़ंड क्लेम करेंगे। इसी तरह डिप्लोमेट्स, मैंने जैसे कि आपको बताया था कि वो जो कलेक्शन करनी होती है सेल्स टैक्स की, वो बेसिकली आपने पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान से करनी है, बाहर से आपने नहीं करनी। अगर डिप्लोमेट्स जो हैं बाहर के नुमाइंदे हैं उनको आप सप्लाईज करेंगे, डिप्लोमेटिक मिशंस को करेंगे, या प्रिविलेजेस पर्सन एंड ऑर्गेनाइजेशन हुज परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स आर अदरवाइज इंटाइटल्ड टू रिसीव द जीरो रेटेड सप्लाईज एज प्रोवाइडेड चैप्टर 8 ऑफ सेल टैक्स रूल में जो बताया गया है कि किसी को अगर आप सप्लाईज करते हैं और वो जो है उसको सेल टैक्स हम लगाते नहीं हैं, ज़ीरो रेटेड पे करते हैं, तो उनको भी रिफ़ंड मिलेगा। और इसी तरह क्लेमर्स ऑफ FED पेएबल इन सेल टैक्स मोड, तो जो फेडरल एक्साइज पे की जाती है FED मोड में, उनको भी रिफ़ंड मिल जाएगा। अब रिफ़ंड जो है ये क्लेम कैसे करना है, फाइलिंग कैसे करनी है रिफ़ंड की, अब तो बहुत आसान हो गया है। आसान इस तरह से हो गया है कि रिटर्न के साथ ही एनेक्स्चर H है, जो एनेक्स्चर H आप उसको फिल करेंगे और अपनी रिटर्न सबमिट करेंगे तो आपका जो है एनेक्स्चर H भी मैं एंड में आपको दिखाऊंगा कि वो क्या है, किस तरह से फिल करना है, तो उसमें आपका जो है ये रिफ़ंड प्रोसेस होगा। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिफ़ंड डिवीजन होती है हर CTO में। और सेस्ट्रो है सेंट्रलाइज सेल टैक्स रिफ़ंड ऑफिस, कि FBR में एक रिफ़ंड का ऑफिस है जिसको सेंट्रल ऑफिस कहते हैं, तो वो इस्टेब्लिश किया गया है। और सेल्स टैक्स रिटर्न 7 एनेक्स्चर H जो है ये फाइल जब करते हैं तो इसी तरह STR 7A अदर दैन एक्सपोर्टर्स अगर है तो वो 7A करते हैं। सेक्शन 10 ऑफ 8B जैसे मैंने बताया 66 है, तो आपने 120 डेज़ में फ़ाइल करना है, और 60 डेज़ में आपको बैंक क्रेडिट एडवाइस जो है वो कमर्शियल एक्सपोर्टर्स के लिए है कि वो उनकी बैंक क्रेडिट एडवाइस जो है वो विदिन 60 डेज़ आनी चाहिए। जो आपको मैंने बताया था कि एक दफ़ा तो विदिन 72 आवर्स आपका चेक आ जाता है, फिर 7 टाइम जो है फास्टर जो है वो प्रोसेस करता है अगले 7 दिन में, और जितना जितना वैलिड होता जाता है वो आपके अकाउंट में टैक्स आता जाता है। अब रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, जो ऑटोमेशन आपको मैं बता रहा था, ला आपने देखा ऑटोमेशन क्या है, तो ऑटोमेशन जो है इसमें सिस्टम बने हुए हैं, 3 सिस्टम हैं। सबसे पहला है फास्टर, ये है फुली ऑटोमेटेड सेल्स टैक्स रिफंड सिस्टम। फुली ऑटोमेटेड सेल टैक्स रिफंड है जिसमें मैं आपको बता रहा था कि विदिन 72 आवर आपको रिफंड मिल जाता है। फिर है ERS एक्सपीडिशियस रिफंड सिस्टम, वो भी स्पीडी जो है, कम रिस्क वाला जो है उसको स्पीडी कर देता है। और एक है स्टार सेल्स टैक्स ऑटोमेशन ऑफ रिफंड रिपोजिटरी, ये जो है ये भी स्टार सिस्टम जो है सेल्स टैक्स ऑटोमेटेड रिफंड रिपोजिटरी जो है, ये अभी अगर कोई फास्टर और ERS से नहीं होता तो फिर वो जाके सिस्टम में उसकी चेक एंड बैलेंस लगाते हैं ऑफिसर्स, और उसके बाद आपका जितना वैलिड होता है वो रिफंड आपको मिल जाता है। अब RMS में हम अगर फुली ऑटोमेटेड सेल्स टैक्स रिफंड फास्टर की सिस्टम की बात करें, द प्रोविजन रिलेटेड टू दिस चैनल्स आर प्रिस्क्राइब्ड इन चैप्टर 5A में ये सारी चीज़ें रूल्स में बताई गई हैं। एक्सपोर्ट ऑफ 5 एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर, जो 5 एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बेसिकली पाकिस्तान के सेक्टर है जिनमें टेक्सटाइल, कारपेट, लेदर, स्पोर्ट्स गुड्स एंड सर्जिकल गुड्स
सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट फॉर द टैक्स पीरियड जुलाई 2019 एंड ऑनवर्ड, जो मैंने पहले बात आपको बताई थी। इसी तरह एक्सपीडिशियस रिफंड सिस्टम जो है ERS जो है द क्लेम फाइल्ड बाय द मैन्युफैक्चरर कम एक्सपोर्टर, जो मैन्युफैक्चरर कम एक्सपोर्टर होंगे वो ERS में करेंगे। अंडर दिस सेक्शन ऑफ द एक्ट दैट डज नॉट फुलफिल द पैरामीटर ऑफ फास्टर के, तो ये पैरामीटर नहीं करता लेकिन उससे कुछ कम होता है चैनल, एंड द सेम आर कंसीडर टू इन्वॉल्विंग अ मीडियम रिस्क बाई RMS shall be routed to ERS. The PRO for verification amount shall be generated and forward to सेस्ट्रो। तो ये जो RPO है, RPO जो बेसिकली सैंक्शन होता है रिफंड जितना, वो जनरेट एक RPO होता है जिसकी वजह से रिसीट पेमेंट ऑर्डर इसको कहते हैं RPO को। जब ये जनरेट होता है तो ये सेंट्रल सेल्स टैक्स से रिफंड ऑफिस में चला जाता है जहाँ से फिर वो चेक मिलता है। तो सेल्स टैक्स ऑटोमेटेड रिफंड रिपोजिटरी जो है, जिसको हम स्टार कहते हैं, सेल्स टैक्स ऑटोमेटेड रिफंड रिपोजिटरी, द क्लेम दैट डज नॉट फुलफिल द क्राइटेरिया ऑफ बोथ फास्टर एंड ERS चैनल शैल बी प्रोसेस थ्रू द स्टार इन मैनर एज प्रोवाइडेड इन रूल 29 में इसके बारे में बताया गया है कि किस किस तरह आपने ये रिफंड करना है। प्री रिफंड ऑडिट जो है ये भी रूल्स के तहत है। रूल 30 सब रूल 3 ऑफ द सेल्स टैक्स रूल 26 है कि जब आप ये फील कर रहे हैं कि यार इसमें जो है ना कुछ इसकी इंक्वायरी फर्दर होनी चाहिए, चीज़ें पूरी नहीं है, फर्दर इंक्वायरी होनी चाहिए, तो फिर इसका जो है ना प्रॉपर रिफंड होगा। तो वो फिर आप उसको एडिशनल कमिश्नर की इजाज़त के साथ आप स्टार चैनल से जब इसको कर रहे होंगे तो आप इसका प्री ऑडिट भी करवा सकते हैं। वेयर प्रोसेसिंग ऑफिसर आर द ऑफिसर इन चार्ज इज द ऑप्शन दैट एनी फर्दर इंक्वायरी और ऑडिट इज रिक्वायर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ अमाउंट नॉट क्लियर द स्टार चैनल, कि जब स्टार चैनल क्लियर नहीं कर रहा तो उसके लिए ये है कि आपको फर्दर इंक्वायरी करवानी है तो आप एडिशनल कमिश्नर से इजाज़त लेके उसका ऑडिट करवा सकते हैं रिफंड देने से पहले। सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स क्या हैं? ये रूल 38 है ऑफ द सेल्स टैक्स रूल 2026, जिसमें ये बताया गया है कि कौन कौन से सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स होंगे। तो इसमें रिफंड लेने के लिए जो स्टार के चैनल के थ्रू क्लेम अगर कर रहे हैं तो प्रोवाइडेड आर द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स जिसमें होंगे, जिसमें सेल्स टैक्स की इनवाइसेस होंगी, गुड्स डिक्लेरेशन होंगे, इंपोर्ट्स के अगर आपने इंपोर्ट की हुई है तो जिस पे आप इनपुट क्लेम कर रहे हैं, इसी तरह आउटपुट इनवाइसेस होगी और समरी ऑफ लोकल जीरो रेटेड सप्लाईज होंगी, और गुड्स डिक्लेरेशन फॉर एक्सपोर्ट्स जो आपने GD एक्सपोर्ट की हैं वो होगी, ताकि आपका वो इसमें से पता चल सके कि क्या क्या आपने परचेज और इंपोर्ट किया और उसके अगेंस्ट एक्सपोर्ट क्या कर रहा है। कॉपी ऑफ हाउस ऑफ द मास्टर बिल, लेडिंग ऑफ एयरवे बिल्स, लेडिंग बिल और रेलवे रिसीट्स वेरिफिकेशन होंगी, और एनी अदर स्टेटमेंट डीम्ड नेसेसरी फॉर प्रोसेसिंग ऑफ रिफंड, तो वो आपको चाहिए होगा। इन एडिशन डॉक्यूमेंट स्पेसिफाई सब रूल 1 कमर्शियल एक्सपोर्टर शेल सबमिट द बैंक क्रेडिट एडवाइस के विद इन 60 डेज। जो कमर्शियल एक्सपोर्टर है वो बैंक क्रेडिट एडवाइस करेंगे इशू बाय द कंसर्न बैंक, एंड कॉपी ऑफ द ड्यूटी ड्रॉबैक ऑर्डर इज इशूड बाय द कस्टम अथॉरिटीज़ जो है वो उसकी करेंगी। तो अब स्क्रूटनी वाइल प्रोसेसिंग थ्रू स्टार की जो होती है, क्योंकि बाकी तो मैंने बताया ना कि ऑटोमेटेड हो जाता है, लेकिन जब स्टार की जब बात आएगी तो उसमें रिफंड हैज़ बिन फाइल्ड विद इन स्टिपुलेटेड टाइम लिमिट में फाइल करना होता है। परचेज इनवाइसेस, इंपोर्ट डॉक्यूमेंट, इन्वेंट्री स्टेटमेंट एंड ड्यूली साइंड द स्टैम्प रिसीट्स। रिफंड रिसीट काउंटर से वो डॉक्यूमेंट टेस्ट होके आपके पास आते हैं। हैड अ कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट टैलिड विद द सॉफ्ट कॉपी, और उसकी सॉफ्ट कॉपी भी जो है वो डॉक्यूमेंट्स के साथ टैली की जाती है। इसी तरह इनपुट की इनवाइसेस हैं, ओपनिंग बैलेंस है, स्टॉक है, इन्वेंट्री का स्पेशली क्योंकि कंजप्शन देखनी होती है, और पिछला कोई अगर RPO हुआ है, कैरी फॉरवर्ड है, तो वो भी सारी चीज़ें आपके पास होगी। तो अब जब आप कर रहे होते हैं इसमें तो आपने यही चीज़ें जो है सेक्शन 23 की इनवाइस चेक करनी होती है, डेबिट क्रेडिट नोट करने होते हैं। अगर सेक्शन 8 एप्लीकेबल कहीं हो रहा है कि उसमें किन किन चीज़ों पे इनपुट नहीं देना, वो चीज़ें शामिल हैं, तो वो सारी आपने देखनी है कि अगर गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो फर्दर सप्लाई के लिए नहीं यूज़ हुई, या जो भी लॉ के मुताबिक बताया गया है, क्रेस्ट की डिस्क्रिपेंसीज इसमें आ रही हैं, सप्लाई चेन में नहीं फाइल कर रही,
या वो ऐसी चीज़ें हैं जो आपने पर्सनल यूज़ के लिए गाड़ी वगैरह इस्तेमाल की है, तो उस पर आपने रिफ़ंड नहीं देना। इसी तरह आपने जब उसको मुकम्मल एग्रीकल्चर मशीनरी और सर्विसेज और इसके रिलेटेड जो है एग्रीकल्चर के, उसको आपने पूरी स्क्रूटनी करनी है कि वो लीगल इनवाइसेस होनी चाहिए, उनमें सेक्शन 73 की पेमेंट होनी चाहिए, इन्वेंट्री जो कंज्यूम की गई है वो आपने टैली करनी है कि क्या शिपिंग जो की गई है उसके साथ वो मिल रही है या नहीं मिल रही। तो इसी तरह एक SRO 490 है कि जिसके तहत आपने जो इनपुट टैक्स जिस पे क्लेम नहीं कर सकते वो भी चेक करना है कि क्लेम उस पर किया हुआ है कि नहीं। तो आगे फिर सबसे अहम चीज़ होगी क्वांटिटेटिव ऑपरेशन ऑफ कंजप्शन इनपुट, कि आपने जब, क्योंकि ये कंज्यूम्ड बेस्ड रिफंड मिलना होता है कि जितना इनपुट कंजम्पशन कर लिया, ये नहीं जितनी परचेज कर लिया उसकी बेस पे नहीं होगा, बल्कि जितनी कंजम्पशन कर लिया उस बेस पे जो कंज्यूम करके एक्सपोर्ट कर दिया उस बेस पे रिफंड मिलता है। तो वो कंजम्पशन बेस पे रिफंड करने के लिए क्वांटिटेटिव जो आया वो आपने उसका चेक करना होता है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने होते हैं इनपुट आउटपुट के, स्पेशली टेक्सटाइल के जो है कि वो कितना यूज़ हुआ, कॉटन पॉलिस्टर वगैरह कितने यूज़ हुए, काउंट एंड डेनियर्स उनके आप चेक करेंगे। और इसी तरह परचेज़ और सप्लाई का डाटा करेंगे, MR नंबर जो लगता है एक्सपोर्ट होते हुए वो चेक करेंगे। अगर DTRE की कंजम्पशन है तो वो चेक करेंगे कि अप्रूवल इसने कितनी ली और कितनी इसने की है, और जो कंप्लायंस है एक्सपोर्ट ऑर्डर पॉलिसी की उसकी हुई है या नहीं हुई है। इसी तरह अफ़गानिस्तान को जो एक्सपोर्ट्स है उसकी देखनी है कि पेमेंट पहले आ जाए तो फिर उसका होगी। इसी तरह बाकी चीज़ें आपने चेक करनी है कि विद होल्डिंग एजेंट्स ने क्या विद होल्डिंग की है, वेस्टेज कितनी क्लेम कर रहे हैं, कम है ज़्यादा है, सेक्शन 8B क्या कहता है, इनपुट आउटपुट रेशो कितनी है इस बिज़नेस में, इसी तरह इनपुट और आउटपुट का रिलेशनशिप है भी कि नहीं, क्या वो परचेज़ कोई ऐसी चीज़ कर रहा है जो एक्सपोर्ट कर रहा है वो और चीज़ है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। वेस्टेज वगैरह का मैंने पहले ही आपको बता दिया, और वैल्यू एडिशन कितनी हो रही है ये भी आपने चेक करनी है। इसी तरह जो ब्लैक लिस्टेड सप्लायर हैं उनकी तो नहीं है, फिर उसके लिए जो है अपनी रिफंड की इंक्रीज़ और परचेजेज और सिंगल सप्लायर तो नहीं है, मीन ये है कि उसकी रेड अलर्ट वाले तो नहीं हैं, उनको आपने चेक करना है। ये आगे एक सेल्स टैक्स सर्कुलर है, ऑर्डर है, जनरल ऑर्डर, जिसमें ओवर रूलिंग के किए गए हैं कि अगर बाज़-औक़ात आ जाता है अनवाइसेस मिसमैच या शिपिंग बिल नॉट अवेलेबल, तो उसमें स्टार ऑब्जेक्शन लगा देता है। अब स्टार जो ऑब्जेक्शन लगाता है तो उसके लिए ओवर रूलिंग के लिए एक स्टैंडिंग ऑर्डर है कि आप इस स्टैंडिंग ऑर्डर को पढ़ के इसके मुताबिक जो है ना आप ओवर रूलिंग कर सकते हैं कि वो कमिश्नर को अप्लाई किया एडिशनल कमिश्नर को अप्लाई किया जाता है। एडिशनल कमिश्नर देखता है, उसके बारे में हर एक एक चीज़ के बारे में बताया गया है कि डी रजिस्टर्ड है क्या है, ब्लॉक्ड है उसका क्या है, तो वो उसका जब एजेंट लेके आता है कि ये चीज़ें सर ऐसी अवेलेबल है, वो सिस्टम ने गलत लगाया है, तो उसको फिर ओवर रूल कर दिया जाता है। ओवर रूल करने के बाद उसको रिफ़ंड मिल जाता है। तो ये है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एनेक्चर एच। एनेक्चर एच जो है वो कंजम्पशन ऑफ इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट है बेसिकली। तो इसमें ये सारी चीज़ें दी गई हैं कि वो सीरियल नंबर क्या है, HS कोड क्या है, इसकी जो वैल्यू ऑफ इनपुट गुड्स जो हैं उनकी वैल्यूज़ और स्टॉक के बारे में बताया गया है। आगे जो है जो क्वांटिटेटिव ऑफ द गुड्स क्या है, फिर उसके बाद इनपुट टैक्स इन्वॉल्व कितना है, ये सारी चीज़ें जो है ना इसमें अब जब मेंशन करते हैं, जब आप एनेक्चर एच फाइल कर देते हैं तो देन ये रिफ़ंड का प्रोसेस जो है वो सिस्टम जो है शुरू कर देता है। जो आप कह लें कि स्टार सिस्टम है, सॉरी फास्टर है, तो वो इस बेस पे जो है अपना सारा, क्योंकि आप जब ये जमा करवाएंगे तो तब वो अपना सारा प्रोसेस शुरू करेगा, तो देन आपको उसका रिफ़ंड जो है वो मिल जाएगा, विदिन 72 आवर मिल जाएगा अगर आप 50 रेटेड सेक्टर में हैं। अगर आप मैन्युफैक्चरर कम एक्सपोर्टर हैं तो फिर जो है आपका ERS से चला जाएगा, अदरवाइज़ फिर फास्टर में होगा। तो फास्टर में अगर कोई ऑब्जेक्शन लगे तो उसकी ओवर रूलिंग का मैंने आपको स्टैंडिंग ऑर्डर भी दिखा दिया कि उसके तहत वो सारी ओवर रूलिंग हो जाएगी। तो उम्मीद है कि आप इसको बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे कि रिफ़ंड क्या है, किस तरह मिलना है। तो मैंने कहा कि आप देखते होंगे हमेशा मैं टैक्स पे करने की बातें करता हूँ, आज कुछ थोड़ा सा आपको रिलीफ वाली भी बातें करें, तो रिफ़ंड मिलने की बातें करें, तो आपको यकीनन ये पसंद आया होगा।
और उम्मीद है कि आप इसको खुद भी समझ रहे होंगे और दूसरों को समझाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर रहे होंगे। तो यहाँ रहिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।